Welcome you. In this video, I am going to start your next chapter, rotational motion. In rotational motion, first we will understand basic fundamental behind the rotational motion. बेसिक डेफिनेशन जो भी होंगी उनको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको रोटेशनल मोशन आसान लगेगा, टफ नहीं लगेगा और आप इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन को भी इजीली वे में अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिजिक्स में जब आपके दिमाग में बेसिक फंडामेंटल क्लियर होते हैं, अब बेसिक चीज़ें आपके सामने, आपको बेसिक अच्छे से पता होता है, तो आप इसके अच्छे से अच्छे सवाल को इजीली वे में हैंडल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन। तो भाई, रोटेशनल मोशन में मोशन वर्ड आया, यानी मोशन के बारे में तो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। क्या पढ़ा हुआ हम लोगों ने मोशन के बारे में? तो सर, मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोशन के बारे में हमने जो मोशन पढ़ा है अभी तक, उस मोशन का नाम था ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन था? ट्रांसलेशनल मोशन। ये पढ़ा था आपने काइनेमेटिक्स में 1D एंड 2D। वहाँ पर आपने जो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन, शायद आपको चैप्टर का नाम याद हो, है ना? 1D 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने मोशन के बारे में। तो ट्रांसलेशन मोशन जो था, उसके अंदर आपने दो कैटेगरी ऑलरेडी पढ़ रखी है। एक था लीनियर मोशन, ठीक है, और दूसरा, लीनियर को रेक्टिलिनियर भी बोल रहे थे वहाँ पर हम लोग, और दूसरा जो है वो बेसिकली कर्वीलिनियर है। ठीक है, दो तरीके का मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में मूव करती है तो उसको हम लोगों ने लीनियर में पढ़ा था। और अगर कोई बॉडी कर्व में मूव करती है, जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, तो इस तरीके के मोशन को हम लोग किस में पढ़ चुके हैं? कर्वीलिनियर में मोशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसलेशन मोशन। इसको एक बार देख लो एक नज़र कि आखिर ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बॉडी मूव बना रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं मूव करा रहा हूँ किसी सरफेस पर, ऐसे करके। ये देखिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉडी पर डिफरेंट आप पॉइंट्स ले लीजिए कुछ, मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट ले लिया B, और किसी इंस्टेंट पर आप इस बॉडी को देखते हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए कि अगर इस पूरी बॉडी की वेलोसिटी v है और आप इसको किसी इंस्टेंट पर आपने इसको देखा, तो उसके A पॉइंट की भी वेलोसिटी v ही होगी और B पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। यानी अगर किसी सेम इंस्टेंट पर आप किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस में उसके किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी वही होती है जो बॉडी की वेलोसिटी होती है, ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए, जैसे मान लो मैंने पाथ ऐसे बना दिया, ऐसे, और इसके ऊपर हमने एक बॉक्स रख दिया या बॉडी रख दी और उसको हम मूव करा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक बॉक्स रख दिया ऐसे करके और उसको हम क्या कर रहे हैं? v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं इस पाथ के ऊपर। तो अब अगर मैं इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लूँ और आपसे पूछूं कि किसी इंस्टेंट पर उन दोनों पॉइंट की वेलोसिटीज़ क्या है, बताइए। जब ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? सेम है। और यहाँ पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो हम रिजिड बॉडीज पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसी बॉडीज जिनमें दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है। आगे मैं रिजिड बॉडी के बारे में और भी बताऊंगा आपको, लेकिन हम लोग जितनी भी बॉडीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो सारी की सारी रिजिड बॉडी होंगी। तो अगर आपने कोई दो पॉइंट लिए A और B, है ना, और इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, रिजिड बॉडी है, और बॉडी आगे की तरफ v वेलोसिटी जा रही है इस इंस्टेंट पर, तो भाई A की वही वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी B की होगी। अब मान लो बॉडी ट्रेवल करती हुई यहाँ आ गई, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी A की वही वेलोसिटी B की, सेम डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन। क्या बॉडी की वेलोसिटी फिक्स है? नहीं, वेलोसिटी पूरी बॉडी की बदल रही है। देखिए, जब यहाँ है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ है इस डायरेक्शन। लेकिन किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं देखूं तो मुझे हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम लगती है, सेम होती है ना? तो ऐसे मोशन को हमने किस कैटेगरी में रखा? ऐसे मोशन को हमने ट्रांसलेशनल मोशन में रखा। ठीक है, टर्म बिल्कुल क्लियर रखिएगा। एक एक पॉइंट जो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप चैप्टर में मजा ले पाएंगे, तभी आपको इसका फील आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कह दूं कि आई पार्टिकल्स हैं और इसमें मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं बॉडी की, तो क्या मैं ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? बताना जरा, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? हाफ mI/vi²? किसी भी पार्टिकल के लिए ऐसे लिख सकता हूं, बॉडी के लिए लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एवरी पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी। और आप जानते हो किसी मास की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv² से। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये हमारा कौन सा मोशन था?
ट्रांसलेशनल मोशन। एक और मोशन है जो इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है। वो कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन है? जो जैसा कि चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। कई जगह इसका नाम लिखा होता है प्योर रोटेशन। क्या लिखा होता है? प्योर रोटेशन। तो भाई प्योर रोटेशन और रोटेशन में क्या फर्क है? अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि प्योर रोटेशन और रोटेशन अगर केवल लिखा है तो क्या फर्क है? इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। पता, जैसे आप किसी दुकान पे जाओ, वहां पर लिखा था घी और शुद्ध घी, बताओ दोनों में क्या फर्क है? घी और शुद्ध घी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अरे घी होगा तो शुद्ध ही होगा ना, वरना घी नहीं है वो। तो प्योर रोटेशन और रोटेशन, इन दोनों वर्ड से कंफ्यूज मत होइए आप बिल्कुल भी, है ना, वरना बच्चा सोचने लगता है सर प्योर रोटेशन ये होता है तो इम्प्योर रोटेशन क्या होता है। नहीं, ये टर्मोलॉजी है, केवल स्पेसिफाई करने के लिए, आपका ध्यान खींचने के लिए। मार्केटिंग का तरीका जैसे होता है वैसे ही टर्मोलॉजी है। तो प्योर रोटेशन रोटेशन ही है, इट इज़ नॉट अ न्यू काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा बिल्कुल मिसकंसेप्शन दिमाग में मत लाइएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रोटेशनल मोशन। आइए जरा रोटेशनल मोशन समझते हैं, क्या होता है रोटेशनल मोशन। एक एग्जांपल से देखेंगे रोटेशनल मोशन को। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये हमने एक रॉड ले ली। इस रॉड को हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिंज कर दिया। जैसे ये मेरा, आप पेन देख पा रहे होंगे, पेंसिल, इसको मैंने एक जगह हिंज कर दिया यहाँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रोटेट कर रहा हूँ ऐसे करके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हिंज्ड है और ये ऐसे करके घूम रहा है। तो ये कैसा मोशन कर रहा है? ये मोशन कर रहा है रोटेशनल मोशन। देखिए कैसे रोटेट कर रहा है ये, इसका रोटेशन ऐसे है। और जब भी कोई बॉडी ऐसे घूमेगी, तो अगर मैं इसके पार्टिकल्स की बात करूं, जैसे मान लो मैंने एक पार्टिकल ले लिया, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया ए, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया बी, तो ये ए और बी पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? ये तो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, इस तरह घूम रहे होंगे। देखिए ये बी पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा? ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, है ना। बी पार्टिकल भी ऐसे सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से। ए भी क्या कर रहा है? ऐसे सर्कल में घूम रहा है। तो यहाँ पर इसका हर पार्टिकल कैसे घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। बॉडी का ओरिएंटेशन देखो बार बार बदल रहा है। अभी बॉडी यहाँ थी, थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो बॉडी यहाँ आ जाएगी। बट यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके का मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे, प्योर रोटेशनल या रोटेशनल मोशन, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ए पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 और बी पार्टिकल की वेलोसिटी है v2, तो क्या ये v1 और v2 इक्वल होंगे? सो आंसर इज नो, ये v1 और v2 इक्वल नहीं होंगे। आप सोच कर देखिए कैसे इक्वल हो सकते हैं। सेम टाइम में इसको इतना बड़ा चक्कर लगाना है, जबकि बी को इतना बड़ा चक्कर लगाना है। अरे आएंगे तो वापस यही ना, साथ ही साथ रिजिड बॉडी है भाई। तो अगर कोई आदमी को छोटा चक्कर लगाना है तो वो स्लो चलेगा, और उतने ही टाइम में किसी आदमी को बड़ा चक्कर लगाना है तो उसको तेज चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर v1 और v2 भले ही डायरेक्शन देखो यहाँ पर सेम आ रही है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम नहीं होंगे। ऊपर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था? ए पार्टिकल और बी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी थी? सेम थी। यहाँ पर ए पार्टिकल और बी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर सेम नहीं है, अलग अलग है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, आपने इस चैप्टर को, इस ओमेगा टर्म को आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। जब किसी बॉल को आप ऐसे घुमाते हैं धागे में बांध के, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। और आपने वहाँ एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, v = r ओमेगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ओमेगा क्या होता है? बॉडी के घूमने की एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पर आप देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लीजिए इसकी जो रेडियस थी वो r1 थी और इसकी रेडियस कितनी थी? r2। तो मुझे बताइए, जब आप v लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? v1 = क्या लिखेंगे? r1 ओमेगा। और v2 = क्या लिखेंगे? r2 ओमेगा। भाई r1 r2 अलग अलग हैं, ओमेगा दोनों में सेम है, तो v1 v2 भी तो अलग अलग होंगे। एक बात हमें यहाँ से पता चली कि रोटेशन करते हुए पार्टिकल की सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। इसका मतलब कि सर क्या हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं क्या इस केस में, जैसे हमने ऊपर लिखा था 12 mMi/v² अगर i पार्टिकल्स हैं उसके अंदर? तो आंसर है ऐसे नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लिख सकते ऐसे काइनेटिक एनर्जी को हम इस केस में? सारी पूरी बॉडी के लिए हम ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लिख सकते? वो इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज एवरी पार्टिकल ऑन द बॉडी हैव डिफरेंट वेलोसिटी।
तो अगर हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है तो हर पार्टिकल के लिए कॉमन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। यहाँ लिख सकते थे, यहाँ पूरी बॉडी के लिए ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है क्योंकि हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी लिए हुए। तो ये कौन सा मोशन है भाई? रोटेशनल मोशन। और ये कौन सा मोशन हमने पढ़ाया? ट्रांसलेशनल मोशन। बोलो इतनी बात क्लियर है? और क्लियर करते हैं इसको अच्छे से, है ना। डाउट में आ गए आप सब, सोचने लगे अच्छा ये क्या हुआ, ये तो कंफ्यूज कर दिए हमको। आओ और तुमको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। एक एग्जांपल करते हैं इस बात पे, ठीक है। मैं आपको दो फिगर बना के दिखाऊंगा और उन दोनों फिगर में आपको ये पहचानना है कि कौन सा कर्वीलिनियर मोशन है और कौन सा रोटेशनल मोशन है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच वन इज द रोटेशनल मोशन एंड विच वन इज द कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। आइए देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, एक रॉड है, ऐसे जैसे यही पेंसिल को ही ले लेते हैं, है ना। और उस रॉड का नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। और उसको कुछ इस तरह रोटेट कराते हैं। देखो कुछ ओरिएंटेशन में बना देता हूँ यहाँ पे ऐसा करके। जस्ट अ सेकेंड, आप डायग्राम को देखें। ए बी और ए बी, ठीक है। एक ये फिगर आप देखें और एक ये बगल में दूसरा फिगर देखें। ठीक है, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से, अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, ये रही पेंसिल, इसको ध्यान से देखो। इसका ये टिप वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। और इस पेंसिल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ इस पेंसिल को, ठीक है। पहला वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1 में देखिए आप, ऐसे ही तो घूम रही पेंसिल, ऐसे पकड़ा है मैंने और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो कौन सा मोशन है ये रोटेशनल मोशन है या नहीं है? और देखो दूसरे वाले एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को ऐसे पकड़ा हुआ है, फिर ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे। उसके ओरिएंटेशन मैंने दिखाए आपको, देखो कैसे कैसे। पहले ऐसी है, फिर घूम के ऐसी हो गई, है ना पेंसिल, फिर घूम के ऐसी हो गई, फिर घूम के ऐसी हो गई पेंसिल, ऐसे घूम रही है ऐसे। और ये कैसे घूम रहा है, ये वैसे वैसे ऐसे ऐसे करके, यानी ऐसे पकड़ रखा है मैंने और ऐसे करके मैं घुमा रहा हूँ। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कैसे रोटेशन हो रहा है, कैसे मोशन हो रहा है। तो मुझे बताइए इन दोनों में कौन सा रोटेशनल मोशन है, पहला वाला या दूसरा वाला? तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तुम एक बात देखो, क्या ए सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ना, ये देखो, ए के बारे में थोड़ी सी बातें देखो। ए का सर्कल कैसे बन रहा है आप देखिए इस चीज़ को। मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ, ए यहाँ था, अब ए यहाँ आ गया, अब ए यहाँ आ गया, फिर ए यहाँ आ गया, कुछ ऐसे, है ना। अगर इसको प्रॉपर फिगर बनता है ये, तो ये ऐसे कुछ सर्कल दिखता है। बी देखो, बी क्या कर रहा है, बी भी सर्कल में घूम रहा है क्या, है ना। ये थोड़ा सा नीचे बन गया, ऐसे देखो, ऐसे ये बी भी घूम रहा है ऐसे करके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ए सर्कुलर पाथ ले रहा है, हाँ बिल्कुल ले रहा है। बी सर्कुलर पाथ ले रहा है, हाँ बिल्कुल ले रहा है। क्या इनमें ए और बी दोनों पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं? यस सर। तो क्या दोनों सर्कुलर मोशन है, ये और ये, या दोनों रोटेशनल मोशन है? सोचो सोचो सोचो, 1 मिनट स्क्रीन रोक लो और सोचो आप इस बारे में। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप पार्टिकल को ऐसे ले जा रहे हो, देखो ना, देखना देखना, पहले वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं। अगर आप पार्टिकल या इस पेंसिल को ऐसे ले जा रहे हो ऐसे, और किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी देखो आप, बस बताओ मुझे, जब ये ऐसे ऊपर जा रहा था तो इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम थी या नहीं थी? जब ये ऐसे जा रहा था तो क्या इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी इसी तरफ थी और सेम थी? जब ये ऐसे नीचे आ रहा था तो क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम थी? आंसर यस। इस पहले वाले एग्जांपल में हर पार्टिकल की वेलोसिटी यानी ए और बी, और देखो देखो इसमें अब सर्कल भी अगर देखोगे ना तो ए और बी का एक ही जैसा सर्कल दिखेगा आपको, भले उनके सेंटर अलग अलग हैं लेकिन सर्कुलर जो सर्कमफ्रेंस है वो दोनों का एक ही जैसा दिखेगा। और किसी इंस्टेंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। इस वाले एग्जांपल में देखो, क्या वेलोसिटी सेम है? देखो 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 देखो, यहाँ देखो, ऐसे देखो, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये एक तरीके से, है ना, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं।
देखो अगर कोई बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो क्या इसका हर पार्टिकल अलग अलग सर्कल में घूम रहा है? देखिए यहाँ पर ये ए का ये सर्कुलर रेडियस है जबकि बी का ये सर्कुलर रेडियस है, लेकिन ए और बी आए तो वापस वही ना, सेम टाइम में आएंगे, साथ ही साथ तो आएंगे। तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी ज़्यादा और ए की वेलोसिटी कम है। यहाँ पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, यहाँ पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर सेम है और इसका हर पार्टिकल एक ही रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, जबकि इसका हर पार्टिकल डिफरेंट रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो ये प्योर सर्कुलर मोशन है भाई। इसको अपन किस में काउंट करेंगे? इसको अपन काउंट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन में। ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। और ये कौन सा मोशन है सर? ये रोटेशनल मोशन है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि रोटेशनल मोशन की खास बातें क्या होती हैं। क्या खास बातें होती हैं बताओ जरा। कि रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है? हाँ सर करता है। क्या हर पार्टिकल एक ही सेंटर के अबाउट घूमता है? यस सर, हर पार्टिकल एक ही सेंटर के अबाउट घूमता है। क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है? नहीं सर, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। क्या बॉडी अपने ओरिएंटेशन को चेंज करती है? ओरिएंटेशन देखो, ऐसे से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हाँ, ओरिएंटेशन सर चेंज हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है, इफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन द सर्कल एंड बॉडी गेट्स चेंज इट्स ओरिएंटेशन। अपना जो ओरिएंटेशन है ना, ऐसे से ऐसे हो जा रही है। इस तरीके के मोशन को हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? रोटेशनल मोशन में पढ़ने वाले हैं। इसी को हम लोग प्योर रोटेशन भी बोलेंगे। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी पूरी बॉडी की ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज एवरी पार्टिकल हैव नॉट सेम काइंड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो हाफ mI/v² क्यों? क्योंकि किसी इंस्टेंट पर अगर आप देखो तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है और यहाँ पर हर पार्टिकल एक ही रेडियस में घूमता है। देखो 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 देखो, हर पार्टिकल एक ही रेडियस में घूम रहा है, नहीं घूम रहा? आप अपने पेन को घुमा के देख लो, यहाँ पर हर पार्टिकल एक ही रेडियस में नहीं घूम रहा। तो ये है आपका रोटेशनल मोशन। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि रोटेशनल मोशन और जो रेक्टिलिनियर मोशन था, जो सर्कुलर मोशन था, उसमें फर्क क्या है। इस मोशन को आप पढ़ चुके हो, अब आप इस मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बातें करेंगे इसमें। अब हम लोग एक टर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिजिड बॉडी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? रिजिड बॉडी, ठीक है। अच्छा, रिजिड बॉडी को समझने से पहले आपको बता दूं कि आपने दो कैटेगरी के मोशन तो आपको पढ़ने ही, ये पढ़ ही रखा आपने ऑलरेडी, ट्रांसलेशन वाला और रोटेशन वाला हम आज पढ़ाएंगे आपको आगे लेक्चर में। एक और इसी चैप्टर में आप आगे पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, CTRM, यानी कंबाइन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। वो आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा कैसे मोशन होता है, कैसे उसके साथ डील करते हैं। अभी तो आपको इसके साथ डील करनी है शुरू में, ठीक है। ये आप पढ़ ही चुके हैं, ओके। सो योर नेक्स्ट हेडिंग इज रिजिड बॉडी। किसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ? रिजिड बॉडी। सर बहुत आसान सी बात है, क्या है ये रिजिड बॉडी में? ऐसी कोई भी बॉडी ले लो जिसके दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये कोई दो पार्टिकल है और इनके बीच का कुछ सेपरेशन था, मान लीजिए सेपरेशन था स्मॉल डी। और अगर ये स्मॉल डी चेंज ना हो, मैं खूब फोर्स लगाऊं, है ना, जैसे इस पेंसिल को मैं ऐसे पकड़ के दबा रहा हूँ, नहीं दब रही है ना, भले ये कुछ फ्रैक्शन दब रही होगी, अगर मैं उसको निग्लेक्ट कर दूं तो मैं कह सकता हूँ रिजिड बॉडी। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी एक आइडियल बॉडी होगी कि भैया कितना भी फोर्स लगाओ उसके दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज हो ही नहीं रहा। तो अगर नहीं चेंज होगा तो ऐसी तो कोई बॉडी होगी नहीं। बट वी विल एज्यूम दैट, हम इसको रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं थोड़े फोर्स के लिए कि भाई ये रिजिड बॉडी है, इसके दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। सो दीज काइंड ऑफ बॉडीज इन विच द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स डड नॉट चेंज, ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं, ओके। इसमें कौन सी बात थी, लेकिन बच्चे को इतना ही लगता है रिजिड बॉडी इतना आसान है, लेकिन रिजिड बॉडी को थोड़ा और समझो। आओ अब एक रिजिड बॉडी लेते हैं और उस रिजिड बॉडी को क्या करते हैं, किसी एक एक्सेल पर ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं। मान लो ये हमने यहाँ पर ऐसे हिंज बना दिया। हिंज समझते हैं आप? जैसे मान लो कोई भी एक टर्म आपको ऐसे, जैसे मान लो बुक है मेरे पास कोई, है ना, और उस बुक को ऐसे करके मैंने हिंज कर दिया। सपोज दैट ये है बुक मेरे पास कोई एक, है ना, इस बुक को मैंने ऐसे करके क्या कर रखा है? हिंज कर दिया यहाँ पे, ऐसे देखो, ये दोनों पेन से मैंने ऐसे पकड़ लिया ऐसे, और अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, तो इसको हिंज बोलते हैं। ये एक्सेल बना दिया मैंने यहाँ पे, इसके अबाउट फ्री टू रोटेट, ओके। तो ये क्या कर रही है? ये कोई रैंडम बॉडी है और ये क्या कर रही है? इस एक्सेस के अबाउट, इस हिंज के अबाउट क्या कर रही है? ऐसे घूम रही है, रोटेशन ले रही है ऐसे करके, ठीक है।
ऐसे करके। अब थोड़ा सा इस बारे में सोचिए कि अगर कोई बॉडी घूम रही है और रिजिड बॉडी है, और उन दोनों पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आइए ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉडी ले ली, उसके कोई भी दो पार्टिकल आप ले लीजिए। लेट अस कंसीडर कि ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। फिर आप इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। इनके बीच का सेपरेशन फिक्स है। अब ये पार्टिकल घूम रहे थे, ठीक है। अब ले लेते हैं इनकी वेलोसिटीज। मान लो ये पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर, हमारा ये वाला जो पहला वाला पार्टिकल है वो किसी इंस्टेंट पर मान लो इधर जा रहा था, ऐसे वी, ठीक है, θ1 एंगल पर। कितने एंगल पर जा रहा था? θ1 एंगल पर। ऐसे कुछ भी, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो किसी बॉडी में कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है इधर वी से, और इधर कोई पार्टिकल जा रहा है, ये वाला कोई पार्टिकल ले लेते हैं इसको, मान लो ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है वी बी से, और ये किसी इंस्टेंट पर इसका एंगल जो है वो θ2 है। तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी? देखिए ध्यान से देखिए, इस फिगर को थोड़ा बाहर निकाल के आप बनाएंगे। ये आसपास की बाउंड्री में मिटा दे रहा हूँ आप, ठीक है, ये आसपास की बाउंड्री मिटा दी। ये किसी बॉडी के दो पार्टिकल हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए आप। इस वी के दो कंपोनेंट करिए, देखिए देखिए बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप मेरी बात को सुनिएगा। इसके दो कंपोनेंट करिए, एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा बताइए जरा? वो होगा सर VA cos θ1, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा? VA sin θ1। ऐसे VB के कंपोनेंट करिए, तो इधर क्या आएगा? VB sin θ2, और इधर क्या आएगा भाई? इस तरफ VB cos θ1। ये कंपोनेंट्स आ गए सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इन पॉइंट्स को सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, उससे आप कंक्लूड करेंगे कि एग्जैक्टली रिजिड बॉडी होती क्या है। देखिए जरा, इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, अगर रिजिड बॉडी है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो फिक्स होगा। और अगर सेपरेशन फिक्स होगा, यानी अगर डी फिक्स होगा इनके बीच का सेपरेशन, तो ये पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। तुम सोचो, दो पॉइंट कब एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे? जब उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। तुम देखो, ये ए है, ये बी है, अगर ये ऐसे चलने लगे, अगर ये ऐसे करके चलने लगे तो डेफिनेटली क्या होगा? ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना। तो ये वेलोसिटीज नहीं होनी चाहिए। ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर डी फिक्स है तो डेफिनेटली दो पार्टिकल के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। अब तुम यहाँ फिगर में देखो, ए इसकी तरफ आ रहा है, बी इसकी तरफ आ रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस फिक्स हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये वेलोसिटी ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी हो जाएगी तो डी फिक्स नहीं रह पाएगा और हमारी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होगी। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये VB वाला पार्टिकल इस तरफ ऐसे जा ही नहीं सकता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ऐसे नहीं जा सकता। अगर ये ऐसे चला गया तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और ये दोनों पास आ जाएंगे। सोचो, इसकी कुछ वैल्यू आई मान लो 2, इसकी वैल्यू कुछ आई 3, तो 2 और 3 से पास आ रहे हैं, तो डी कैसे फिक्स होगा भाई? डी फिक्स नहीं हो पाएगा। देखो, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन फिक्स कब हो पाएगा? या तो दोनों ऐसे साथ साथ चलें, देखो ऐसे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, या दोनों रेस्ट में ही हो, तभी तो डी फिक्स रहेगा। अदरवाइज डी फिक्स नहीं रहने वाला वहां पे। तो फिर सर कैसे सोचेंगे? फिर ऐसे सोचिए, देखिए इसका मतलब ये कंडीशन, ये ऐसे मैंने जो फिगर बनाया ऐसा फिगर बनाना पॉसिबल, या इस तरीके के रोटेशन में ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करना चाहिए मेरे को? मैं ऐसे करके बना के दिखा देता हूँ आपको इसको। देखिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर बी वाला पार्टिकल है, उसको कहीं ऐसी एक वेलोसिटी दे दे रहा हूँ, ऐसे देखो, ऐसे दे दिया मैंने कोई वेलोसिटी। अब अगर मैं ऐसे वेलोसिटी दे दे रहा हूँ, मान लो यहाँ से उसका एंगल θ2 है, फिर से वैसे ही कंपोनेंट करिए। इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? VB cos θ2, और इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? VB sin θ2। बोलो, ऐसे तो आएगा भाई। अब मुझे बताओ, ए की इस तरफ वेलोसिटी कितनी है लाइन लाइनिंग पे? VA cos θ1, और इसकी इस तरफ वेलोसिटी कितनी है? VB cos θ2। तो अगर दो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे सेम डायरेक्शन में है और इनके बीच का अगर सेपरेशन फिक्स मानूं मैं, तो डेफिनेटली ये दोनों बराबर ही होने चाहिए, नहीं तो ये अप्रोच कर जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। गहराई को समझिए इस बात को। तो इसका मतलब अगर डी फिक्स है, सो V1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू, यानी VA cos θ1 शुड बी इक्वल टू VB cos θ2। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन।
आपको ये बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको बात बताइए सर? आपको याद रखना है कि अगर कोई रिजिड बॉडी है वो कैसा भी मोशन कर रही है, जनरली हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं, तो अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होनी चाहिए दोनों पार्टिकल की वो जीरो होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो डी फिक्स नहीं रह पाएगा। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन देखें। अब ये तो आपको पता चल गया कि दोनों का ये पॉइंट बराबर है। अब जरा फिगर को थोड़ा सा देखो, केवल परपेंडिकुलर वाली चीजें बनाओ। देखो केवल परपेंडिकुलर वाली ए और बी के लिए बनाओ और तुमको और एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। यहाँ से ए और बी का परपेंडिकुलर वाला सेक्शन बनाइए। ये इधर क्या था, वी ए साइन थीटा 1, और इस तरफ इसमें क्या था बताइए, वी बी साइन थीटा 2। यही तो था ना भाई। अब देखो आप, अब लग रहा है इस वाले पार्टिकल, ये तो दोनों कोई बराबर ही हो गई, कोई मतलब ही नहीं है इससे, है ना। सेम इसी तरफ ऐसे मान लो कि रॉड जा रही है ऐसे इन दोनों की ए और बी पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से। लेकिन ये देखो वी ए साइन थीटा 1 और वी बी साइन थीटा 2 ये क्या करना चाहते हैं, बॉडी को ऐसे घुमाना चाहते हैं। देखिए कपल जैसा क्रिएट कर रहे हैं, ये बॉडी को रोटेट कराना चाहते हैं। तो अगर आप ए पर बैठ जाओ, मान लो भाई साहब आप ए पर बैठ गए और आप ए पर बैठ के बी को देख रहे हो, तो ए पर बैठकर अगर आप बी को देख रहे हो और मैं आपसे पूछता हूं फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखोगे बताओ? तो अगर आप ए पर बैठकर बी को देखने लगे तो आपके लिए तो ए रेस्ट में हो गया और बी मूव कर रहा है। बताइए कितनी तेज मूव कर रहा है, कैसे मोशन हो रहा है बी का। तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसको देनी पड़ेगी। रिलेटिव मोशन याद करिए रिलेटिव मोशन क्या था, एक पार्टिकल इधर जा रहा है v1 से, एक पार्टिकल इधर जा रहा है v2 से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करूं तो क्या करूं, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो उल्टी करके, जो भी इसकी वेलोसिटी हो उसको रिवर्स करके इसको दे दो, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1 प्लस v2, अपोजिट में आके जुड़ते है ना। वैसे यहां पर सोचो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी बताइए? तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू होगी, तो b की वेलोसिटी जो है उसको वैसे लिख दो v साइन थीटा 2, है ना। या चलो मैं वैसे बेसिक से लिख देता हूँ, वैसे आपको शॉर्ट तरीका पता होना चाहिए, वी बी साइन थीटा 2, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, क्यों, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इस तरफ मैंने प्लस ले रखा, इस तरफ क्या ले लिया माइनस, तो क्या बनेगा वी बी साइन थीटा 1, सॉरी, तो ये आपका बन गया वी बी साइन थीटा 2 प्लस वी ए साइन थीटा 1। ये देखो दोनों जुड़ गए, यही तो मिला आपको। यानी ए से बैठकर अगर आप बी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है। ऐसे ही अगर आप बी से बैठ के ए को देखें तो यहां पर इसकी वेलोसिटी जुड़ेगी, इसकी जाकर रिवर्स वेलोसिटी यहां पर जोड़ दो और ये ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा। क्या बताना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन में है, अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन में है तो उसके एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को देखने पर हमेशा सर्कुलर मोशन ही नजर आएगा। तुम देखो ये बॉडी ही तो थी, मैंने एक रैंडम बॉडी बनाई थी और मैंने दो रैंडम पॉइंट लिए थे और मैंने बोला भाई ए पर बैठकर बी को देखो, देखो ए पर बैठकर बी को देखो, क्या लग रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ये वाला तो रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, तो रिलेटिव मोशन तो जा ही नहीं रहा। अब बी पर बैठ के ए को देखो तो क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। यानी हमें एक कॉमन पॉइंट पता चल गया। क्या कॉमन पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग ये पॉइंट कि इफ एनी बॉडी इज रोटेटिंग इन अ प्योर रोटेशन, है ना, कोई बॉडी रोटेशन में मूव कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उससे किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करने पर वो पॉइंट क्या कर रहा होगा, वो पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, ये बताना चाहता था मैं इससे, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सवाल बनेगा इससे। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बिल्कुल, इसके लिए ये इधर जा रहा होगा और इस यहाँ से देखोगे तो ये इधर जा रहा होगा रिलेटिवली, तो ऐसी ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और पूछता हूँ मैं आपसे, क्या आप ये लिख सकते हो कि ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओमेगा जानते हो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। वी क्या होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिससे वो घूमता था, आर क्या होता था, रेडियस होता था। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे देख के, इसी को देख के मैंने ये लिख दिया। बोलो, यही मिस्टेक करता है बच्चा, ये नहीं लिख सकते, ध्यान देना इस बात को।
ये गलत है, ये गलत है। फिर सर कैसे गलत है? सोच के देखो, सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो, क्या सोचना है आपको? ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बताइए? वेलोसिटी अपॉन रेडियस होता है। अगर मैं इसको आर मान लूँ तो ऐसे तो लिखोगे, और वेलोसिटी कौन सी लोगे? ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। चलिए बताइए, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इधर ही तो होगी भाई। तो देखो, ये तो यहाँ पर बैठकर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो कैसा सर्कल घूम रहा है? ऐसा सर्कल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करिए। ओमेगा एक्सियल वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है वी क्रॉस आर, है ना? आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर दोगे तो मिल जाएगा आपको डायरेक्शन। बताइए, इस पर बैठकर जब देख रहे हो तो ये कैसा सर्कल बना रहा है? ऐसा ना? ये कैसा सर्कल है? एंटी क्लॉकवाइज ना भाई, सॉरी क्लॉकवाइज ना। और यहां से बैठकर देखो, ये कैसा सर्कल बनाएगा? ऐसा। अरे ये भी तो क्लॉकवाइज ही हुआ यार। देखो देखो देखो, ये अपोजिट है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब ओमेगा ले रहे हो आप, यहां से देखो, यहां से इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है। यहां से बैठकर देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है, अपोजिट है। लेकिन जब ओमेगा देखते हो आप, यहां से बैठकर ओमेगा आप अगर देखो तो इसके लिए ओमेगा ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा पार्टिकल। तो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। यहां से बैठकर देखो, ये कैसे घूम रहा है? ये भी सर क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो डायरेक्शन दोनों में क्लॉकवाइज आ रही है। इसका मतलब ओमेगा दोनों केस में, जो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो दोनों केस में सेम आ रही है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं? अब ऐसा मत सोचने लगना कि सर यहां पर आप लिख दो वी ए बी, अगली बार लिख दो ओमेगा बी इज इक्वल टू माइनस बी। भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन आती है, ऐसे नहीं कुछ भी आगे माइनस प्लस लगा दोगे हो जाएगी डायरेक्शन। ये एक्सियल वेक्टर है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चला। क्या पता चला? कि ओमेगा ऑफ ए बी, यानी ए से बी को देखने पर विल बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गए। ये अच्छा, ये इसका और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको देता हूं, देखना। अगर कोई बॉडी घूम रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बॉडी घूम रही है, और चाहो तो अपनी इसी लैंग्वेज में आप अपनी कॉपी में लिख लो, नो डाउट। बहुत सारे अच्छे बच्चे हिंदी में नोट्स लिख लेते हैं, बात को ही तो समझना यार, बाद बाकी सवाल तो अपन करेंगे ही आगे। अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ओमेगा हमेशा सेम होगा। बात को समझिए। देखो तो, जैसे ये कोई बॉडी है, मैं ए से बैठ के बी को देखूं तो ओमेगा सेम आएगा, और बी से ए को देखूं वही ओमेगा आएगा। ए से सी को देखूं वही ओमेगा आएगा, सी से ए को देखूं वही ओमेगा आएगा। यानी ओमेगा किसी प्योर रोटेशन के केस में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्योर रोटेशन के केस में जो ओमेगा होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का देखने पर, वो ओमेगा फिक्स होता है। ओमेगा चेंज नहीं होता, फिक्स। ए से बैठ के बी देखो ओमेगा वही आएगा, बी से बैठ के सी देखो ओमेगा वही आएगा, सी से ए को देखो ओमेगा वही आएगा। और वही ओमेगा ऑफ बॉडी होता है। वही ओमेगा किसका होगा? वही पूरी बॉडी का ओमेगा होगा। अरे सबका सेम ही रहता है। बच्चे कहते हैं ये बात तो समझ ही नहीं आई सर, सबका ओमेगा कैसे सेम हो सकता है? यहाँ से बैठ के इसको देखो ऐसे घूम रहा है, यहाँ से बैठ के इसको देखो ऐसे घूम रहा है, कंफ्यूज होने लगता है। और मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इस बात के लिए सेटिस्फाइड करता हूँ कि ओमेगा कैसे सेम आता है। मैंने कौन सा पॉइंट बोला कि भैया ओमेगा सेम आएगा। ठीक है, आ जाओ जरा एक एग्जांपल लेते हैं और आपको इस बात के लिए सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ भाई ओमेगा सेम ही आता है। ये ले लो, एक डिस्क ले लो, और डिस्क मान लो ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे करके डिस्क क्या कर रही है? घूम रही है। एक चक्की ली, उसको ऐसे घुमा दिया। अब अगर ऐसे करके घूम रही है ये, और मैं कहीं पर आपको हर पॉइंट की वेलोसिटी लिखने की बात करूं कि भाई हर पॉइंट की वेलोसिटी लिखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 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 ऐसे लिखने को बोलूं तो कैसे लिखोगे आप हर पॉइंट की वेलोसिटी? बताओ। ये पॉइंट इधर जा रहा होगा वी से, ये पॉइंट इधर जा रहा होगा वी से, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये पॉइंट किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा वी से, और ये पॉइंट किधर जा रहा होगा? इधर से। ऐसे तो जा रहा होगा। अगर कोई बॉडी ऐसे अपने एक्सेस पर घूम रही तो क्या अपन ऐसे फिगर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। रेडियस कितना है इसका सर? आर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पॉइंट के नामकरण कर देता हूं, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, और ये सेंटर में ओ। चलो भाई, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आप पी का ओमेगा लिखो। देखो एक एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। पी का ओमेगा लिखो ओ पर बैठकर, क्या लिखोगे? किसका ओमेगा लिखना है? इस पी पार्टिकल का लिखना है ओ पर बैठकर, क्या लिखोगे बताओ जरा?
रेडियस यही हुआ और वेलोसिटी ये हुई, तो ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर होता है। तो लो वी बाई आर लिख दिया सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मैंने बोला अच्छा आप एक काम करो, एस का लिखो और ओ पर बैठ के, तब भी आंसर क्या आएगा, वी बाई आर आएगा। बच्चा कहता है तो बहुत आसान बात है सर, इसमें क्या आपने रॉकेट साइंस बता दी। अब मैं उसको बोलता हूँ कि एक काम करो भाई, अब तुम ओ के अबाउट ना लिखो, अब तुम ऐसे रैंडम पॉइंट ले लो, बताओ किसका किसके अबाउट लिख दूँ। मैं लिखूंगा ओमेगा पी का एस के अबाउट, यानी पी को देखूंगा एस से। किससे देखूंगा, एस से देखूंगा। ठीक है, देखो यहां से बैठ के मैं इसको देख रहा हूं। अच्छा एक बात समझो, इस एग्जांपल को थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा ये आपको अच्छे से। अगर मैं इसको मान लो कि किसी सरफेस पर ऐसे लुढ़का दूं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बात वैसे तो, है ना, फिर भी अगर मैं इसको लुढ़का दूं तो फिर कैसे हम समझेंगे, ये चलिए यही रहने देते हैं ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉरी वहीं रहते हैं। हाँ हम क्या बात कर रहे थे, ओमेगा किसका चाहिए मेरे को, पी का, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो भैया देख कहाँ से रहे हो, एस से देख रहे हो, तो यहाँ बैठ जाओ, ये लो चीटा बन के यहाँ बैठ गए। तो जिस पर बैठ गए वो तो रेस्ट में आ गया ना तुम्हारे लिए, उसकी वेलोसिटी उल्टी करके उस दूसरे को देनी पड़ती है जिसको देख रहे हो। तो अरे भाई फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यानी अगर ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है, ए को देख रहे हो बी से, ठीक है, तो बी की उल्टी करके वेलोसिटी ए को दे दो, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। डायरेक्ट याद रखो इस बात को। इसकी वेलोसिटी किधर थी सर, इसकी वेलोसिटी इधर थी, इस पर बैठ गए और इसको देख रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दो। रिलेटिव में ये बात आपने पढ़ी भी होगी और ये बच्चे इसको ट्रिक तरीके भी समझते हैं। इसकी वेलोसिटी इसको देखो उल्टी करके मैंने दे दी। तो अब मेरे रिलेटिव में अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई बताओ जरा। मेरे रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी, एक तो वी उसके पास पहले से थी और जब मैंने देखा तो मेरी उल्टी वेलोसिटी उसको देनी पड़ी हमें, है ना। तो अब देखो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई मेरे रिस्पेक्ट में, v√2। और मेरे से उसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो जरा, देखो देखो देखो, यही तो डिस्टेंस है भाई। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है वेलोसिटी और उस पॉइंट से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ती है, ये देखो ये डिस्टेंस लेनी पड़ती है और वो वेलोसिटी लेनी होती है जो उससे परपेंडिकुलर हो। तो देखो ये डिस्टेंस पता कितनी आएगी, ये आ जाएगी r√2। अब कर लो क्या लिखोगे, v√2 अपॉन r√2। लो √2 मार दिया v/r, लो फिर से आंसर वही आ गया। क्या पता चला तुम्हें कि भैया ओ से देखो चाहे पी को और चाहे एस से पी को देखो, ओमेगा वही आ रहा है, ओमेगा वही आ रहा है। तुम कर लो कुछ भी करना तुमको कर लो, आंसर सेम ही आएगा, है ना। कहो तो मैं इसको मिटा के और एक चीज करके दिखा दूं, देखो इसको मिटा के थोड़ा और करके दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए इसको मैं वापस जाकर मिटाकर और करके दिखा। तुमको कहाँ बैठ के देखना है, अब की बार तुम ऐसा करो ना, तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो अब की बार यहाँ बैठ जाओ, ये लो एस पर बैठ, आर पर बैठ जाओ और पी को देखो, आर पर बैठकर पी को देखो। तो बताओ रेडियस कितना होगा, ये पूरा रेडियस कितना होगा जब अगर इस पर बैठे होगे, तो 2r होगा कि नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इतना ही दूर तो है ना ये। और अगर तुम यहाँ बैठे हो तो तुमको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी तो इसकी वेलोसिटी इसको उल्टा करके देनी पड़ेगी। तो बताओ अगर आप उसको उल्टा करके दोगे तो v प्लस v2 हो गया। और ओमेगा लिखो, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है उसकी वेलोसिटी, यानी कितनी है 2v है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 2r है, तो क्या आ गया v/r। आई होप आपको इस एग्जांपल से ये बात समझ आ गई होगी कि ओमेगा क्या होता है। क्या बताना चाहता था, ओमेगा फिक्स होता है किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को देखने पर, ओमेगा नहीं चेंज होता। तो ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी केवल इतना समझ लेना नहीं है कि डी फिक्स नहीं, डी चेंज नहीं होता, रिजिड बॉडी हो गई। रिजिड बॉडी वो पहला पॉइंट हमने क्या इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें दो पॉइंट के बीच अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी 0। दूसरा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखने पर सर्कुलर मोशन होगा। तीसरा ओमेगा फिक्स रहेगा, प्योर रोटेशन के केस में ओमेगा क्या है हमारा, फिक्स है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आइए इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं और अपनी इस बात को अच्छे से समझते हैं और शायद आप उस क्वेश्चन को कर पाएँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक लैडर था या एक रॉड थी, ठीक है, एक रॉड ले लेते हैं अपन, एक रॉड रख देते हैं, ठीक है, एक रॉड है ऐसे रखी हुई है ऐसे, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे थी, यानी यहाँ μ0 था, एकदम चिकना चिकना सरफेस था, उसको बस मैंने ऐसे रखा हुआ था, या म्यू की जरूरत नहीं है, चलो ऐसे रख देते हैं। यहाँ ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है रॉड,
ओके, रॉड की लेंथ ले लेते हैं, रॉड की लेंथ है सर एल, और रॉड का यहाँ से एंगल है थीटा। ये जनरली मैंने आपको डाटा दे दिया कि एक रॉड ऐसे दीवार में ऐसे लुढ़का के हमने टिका रखी। अब मैंने क्या किया, एक रस्सी ली और उसको धीरे से यहाँ बांध के इस पॉइंट को v वेलोसिटी से खींच दिया। नाम दे देते हैं इसका, इस पॉइंट का नाम a और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b। ठीक है, तुम समझ रहे हो, ऐसे टिकाया और नीचे वाले को v से खींच दिया ऐसे करके। तो जैसे हम इसको खींचेंगे तो रॉड क्या करेगी, ये जो लैडर या रॉड जो है वो क्या करेगी, ऐसे घूमती हुई नीचे गिरना शुरू करेगी। क्यों भाई, जैसे अपन इसको खींचेंगे तो ये ऐसे घूमती हुई और इसे नीचे गिरना शुरू करेगी। ऐसे समझो ना, ऐसे टिकी थी, ऐसे अपन ने नीचे खींच दिया तो ऐसे गिरना शुरू कर देगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे पहले बताना है कि जिस इंस्टेंट पर मैंने इसको ऐसे v वेलोसिटी से खींचा तो जो इसका b पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ b एंड फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ बॉडी। ओमेगा ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी आप बतानी है आपको बॉडी की। अगर आपको ऊपर के सारे पॉइंट क्लियर हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ये रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है। बच्चा सोचता है अच्छा रिजिड बॉडी में भी सवाल होते हैं क्या, तो पहली बार पता चल रहा है रिजिड बॉडी में भी सवाल होता है। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन है ये। ट्राई करिए, स्क्रीन रोक कर ट्राई करिए, सोचिए थोड़ा सा और फिर आंसर मिलाइएगा बाद में, करिए। चलो भाई, अगर आप ट्राई कर लिए हो तो देखो इसका सोल्यूशन। ये रॉड मैंने बना दी ऐसे, ठीक है। और कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे हमने इसमें दे रखा है ये v दे रखा है, और ये पार्टिकल जो v वाला होगा वो ऐसे कहाँ आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, है ना। ये यहाँ से एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो थोड़ा सा देख लो आप इसको, इसमें कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूँ मैं, ठीक है। एक कंपोनेंट तो तोड़ना चाहता हूँ इस लाइन के अलॉन्ग, और एक कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूँ उससे परपेंडिकुलर। तो ये जो v है ना, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, ऐसे ही तो होगा भाई। ये देखिए इसके कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ, एक इधर और एक इधर। तो थोड़ा सा एंगल खेल लेते हैं भाई। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हुआ, बोलो। और ये 90 माइनस थीटा, और थोड़ा सा ऐसे लाइन मिला दो तो ये क्या होगा, थीटा। और फिर इससे परपेंडिकुलर खींचा हुआ ऐसे करके देखो, तो यहाँ पर ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा, करके देख लो आप। तो फिर ये से थीटा हो गया, इसका मतलब ये थीटा निकलेगा, करके देख लीजिए आप। ये और ये ऐसे मिला के तो ये क्या मिलेगा सर, ये मिल गया हमें थीटा। चलिए कंपोनेंट कर दीजिए, कंपोनेंट करिए इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, वी बी साइन थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा सर, इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा वी बी कॉस थीटा। इसके कंपोनेंट करिए, इधर कितना आएगा वी साइन थीटा, और इधर कितना आएगा वी कॉस थीटा। ये मैंने इसके कुछ नया काम नहीं करा, मैंने इसकी वेलोसिटी दी गई थी, इसकी मैंने मान ली, और जो एंगल थे वो एंगल लिख के मैंने दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए। अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ कि मैंने आपको रिजिड बॉडी में क्या बताया। रिजिड बॉडी में मैंने ये बताया कि भाई ये पॉइंट ए जो है आपका और ये पॉइंट जो आपका बी है, इनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। सेम होने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, वरना तो ये सेपरेशन चेंज हो जाएगा ना भाई, तो रिजिड बॉडी कैसी रहेगी। तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी और इसकी ये वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए सर, लिख दो यहाँ पे, देखो लिख दे रहा हूँ मैं, क्या क्या सेम आना चाहिए हमारा, वी बी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू वी साइन थीटा। ये वी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। बताओ यहाँ से क्या वी बी का आंसर आ गया, लो एक तो आंसर तुरंत ही आ गया, वी बी टेन थीटा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब बहुत सिंपल था, जिसको रिजिड बॉडी क्लियर है ना 2 मिनट में आंसर दे सकता था इसका, आ भी गया होगा किसी बच्चे का, ओके। अब पूछा गया ओमेगा ऑफ बॉडी, तो भैया अभी हमने बताया कि किसी का ओमेगा निकाल लो वही बॉडी का होगा, किसी एक जगह बैठ जाओ दूसरे को देख लो, आसानी से निकल आएगा। चलिए आइए जरा फिगर को देखिए, ए पर बैठ के बी को देख लें, बताओ ए पर बैठ के किसको देख लें, बी को देख लें। तो ए पर बैठकर अगर बी को देखें तो उसकी ये वाली वेलोसिटी तो इक्वल ही है, तो यहाँ तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी बनी नहीं, केवल यही वेलोसिटी तो होंगी। बताइए, तो मैं इनको मिटा के ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो ऐसे इसकी सारी ये वाली वेलोसिटी मिटा दे रहा हूँ, ये वाली केवल कौन सी रख रहा हूँ, जो लाइन से परपेंडिकुलर है, केवल उसी वेलोसिटी से मेरे को मतलब है। क्यों, क्योंकि ऐसे वाली जो कंपोनेंट थे ना उनका रिलेटिव था ही नहीं, उनका रिलेटिव मोशन क्या था, जीरो था। तो अगर आप ए पर बैठकर बी को देख रहे हो तो ये वाली वेलोसिटी जो है ना, यही इसको उल्टा करके दे दो, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसको उल्टा करके इसको दे दो, तो दे दो उसको उल्टा करके। अगर आप इस पर बैठे हो, लो इस पर बैठ जाओ, यहाँ बैठ गए भैया, यहाँ पर बैठ के और बी को देख रहे हो तो उल्टा करके वेलोसिटी उसकी देनी पड़ेगी। कितनी थी उसकी वेलोसिटी, वी बी साइन थीटा, और ये लेंथ कितनी थी हमारी, एल। बताओ
ओमेगा कितना आएगा बी का ए के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, दोनों वेलोसिटी जो लिखी है वी कॉस थीटा प्लस वी बी साइन थीटा और अपॉन में एल, ये ओमेगा आ गया। क्या ओमेगा जो बी का ए के रिस्पेक्ट में आया वही ओमेगा बॉडी का है? आंसर यस, वही ओमेगा बॉडी का है। अगर वही ओमेगा बॉडी का है तो यही आंसर ऑफ बॉडी हो गया, ये ओमेगा हो गया बॉडी का। यहाँ पर वी बी की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से वी बी की वैल्यू कितनी है, वी टेन थीटा है। जो कुछ भी होगा उसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दीजिए, क्या है, कुछ नहीं, आंसर है। करिए, देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आंसर हमारा मैच कर रहा है। ये आपका पहला टॉपिक था, यानी आज के लेक्चर में हमने इस वीडियो में आपको दो चीज़ें केवल बताई कि रोटेशनल मोशन होता कैसा है, एक नज़र मान लीजिए रोटेशनल मोशन होता कैसा है, ये आपको बताया मैंने, जिसमें हमने ये एक अच्छा सा एग्जांपल लिया जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। और दूसरा हमने आपको बताया कि रिजिड बॉडी क्या होती है और रिजिड बॉडी से सवाल कैसा बनता है। ये देखो रिजिड बॉडी से सवाल बन गया, और क्या याद रखना है रिजिड बॉडी में, ठीक है, ये हमने आपको आज के लेक्चर में बताया। प्लीज़ नोट इट डाउन, प्रॉपर नोट्स ले लीजिए इसके, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे इस टॉपिक, इस चैप्टर के नए टॉपिक के साथ में, जहाँ पर हम आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया